में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बता दें कि कंदकोट शहर की खूबसूरती के लिए शहर में कई खूबसूरत यादगारें तामीर की गई थी, ताहम इंतजामिया ने देखभाल कभी नहीं की, जिसकी वजह से ये यादगारें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। आवाम का कहना है सरकारी खजाने से रकम खर्च करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि इन तामीरात की देखभाल भी करनी होती है। मजीद जानते हैं हजूर बख्श मंगी से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के इंडस हाईवे पर। मैं आपको बताया चलूँ कि कंदकोट जिलाई हेडक्वार्टर शहर है और शहर के लिए 4 पॉइंट्स मोनोमेंट्स के लगाए गए थे जो कि इस वक्त मुकम्मल खस्ता हाली का शिकार हैं। हम चलते हैं, जायजा लेते हैं कि उन मोनोमेंट्स की क्या सूरत हाल है। अगर मेरे कम में आप देख सकते हैं कि ये दुआ चौक है और इस दुआ चौक की भी हालत ख़राब नज़र आ रही है। इनकी खूबसूरती को देख कर दूसरे शहरों के लोग आते हैं, शहर की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मगर आप देखें कि इनके रंग और रोगन में कितना असर है, कितना फर्क पड़ गया है, मगर इंतजामिया की जानिब से इनकी देखभाल नहीं की गई। अगर दिखाया कि मैं यहाँ पर ये खस्ता हाली का शिकार है। आगे चलते हैं और भी हम आपको चौक दिखाते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। ये देखें, ये सूरत हाल है, ये मोनोमेंट्स है जिसकी मद में लाखों रुपए खर्च किए गए। हमें बताया गया था कि 30 लाख रुपए बजट थी, जो कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मोनूमेंट्स की मरम्मत सही तरीके से नहीं हो सकी है। आगे चलते हैं, अवाम से भी बात करते हैं कि अवाम का क्या कहना है। यहाँ पे लोग आते हैं लुत्फ अंदोज होने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंदगी है। जब ये इंडस हाईवे के नज़दीक मोनूमेंट्स की ऐसी हालत होगी तो आप खुद ही जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के अंदर कैसी सूरत हाल होगी। तो इन्होंने ये मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि मोनूमेंट्स के रंग और रोगन में मजीद खूबसूरती बनाने के लिए इकदाम लें और साफ सुथरा माहौल बनाएं, ताकि दूसरे शहर के लोग भी मोनूमेंट्स देखकर दिलचस्पी रखें कि हम शहर जाएं और घूमें फिरें। तो इसीलिए शहरियों का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर फिलफोर नोटिस ले और मोनूमेंट्स की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। अदालत उज़्मा के हुक्म के बाद शिकारपुर की इंतजामिया ने शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद हुसैन अराई से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शिकारपुर शहर से जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम शुरू कर दिया गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट टीमें निकली हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट की है उसको ख़त्म कराने के लिए तेज़ी से काम उनका जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शिकारपुर म्युनिसिपल कमेटी के CMO आबिद लतीफ़ राजपूत, उनसे बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हमने जो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का आगाज़ कर दिया है और हार्ड का भी हम लोग इंशाल्लाह करने वाले हैं। अब ये है कि DC साहब भी हमारे साथ हैं, उनके साथ उनके जो सरबराही में हम लोग फिलहाल जो है हमने जो काम शुरू किया है वो किया है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हमारी जो है चल रही है, उस पर ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी मेहरबानी जी, आपने CMO शिकारपुर की बात सुनी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाकों से इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। इन्होंने शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि जिन जिन शहरियों ने इंक्रोचमेंट की है वो खुद ही ख़त्म कर दें और हमारी टीमें जो मुख्तलिफ शहर में काम शुरू कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर का भी मुकम्मल तौर पर ताउन है। तो इस वक्त शिकारपुर शहर में इंक्रोचमेंट का काम तेजी से जो हटाने का काम तेजी से जारी है। जलालपुर पीरवाला में 14 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से कायम होने वाला स्पोर्ट्स स्टेडियम ज़ुबूहाली का शिकार है। मज़ीद जानते मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से 14 साल कबल अली मुश्ताक स्टेडियम का क्याम अमल में लाया गया था। लेकिन आज 14 साल गुजरने के बावजूद ये अकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम सहूलियत से महरूम है। इस स्टेडियम में पहले से लेकर अब तक ना ही ग्रास उगाया गया, ना ही बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया गया और ना ही किसी किस्म की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के ट्रांसफार्मर भी चोरी करके ले उड़े हैं, जबकि गेट टूट फूट का शिकार हैं। इसके साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों ने अब स्टेडियम में जानवर बांधना शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें नौजवानों की, तो नौजवान अपनी मदद आप के तहत स्टेडियम में खेलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आला अफसरान से इस अकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम में सहूलियत की फरहमी का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। हमारी ये अपील है कि मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है जलालपुर पीरवाला, इसको भी किसी न किसी तरीके से स्टेडियम बनाया जाए, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जाए। हमें बस यही चाहिए कि हफ्ते में एक बार पानी लगवा दें और 2 पोल लगवा दें। छोटे छोटे जो काम है ग्रासी प्लाट वो लगवा दें, इतना तो कर दें। हम खेलने आते हैं, ये मिट्टी देख लें। कहते हैं कि जिस इलाके के मैदान आबाद हों वहाँ के हस्पताल वीरान नजर आते हैं, लेकिन अगर ये बात हमारी हुकूमत और अफसरान बाला को समझ आ जाए तो शायद 7 लाख से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल तहसील जलालपुर पीरवाला के अकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम को ज़ुबूहाली से बचाया जा सकता है।
झेलम में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। रोजाना ताजरों और शहरियों को लूटा जा रहा है। मंगला की हदूद में बैरून मुल्क से आने वाली फैमिली को भी लूट लिया गया। लोग शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। झेलम में डकैती चोरी की वारदातों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। रात को भी 2 दुकानों पे डकैती की वारदात हुई। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान चौक में सरेआम एक जनरल स्टोर पे डकैती की वारदात हुई। इसी तरह मुजाहिदाबाद में मोहम्मदी चौक में इस्लामिया स्कूल, मल्ला अफवा स्कूल में रोजाना की बुनियाद पर डकैती चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस मुकम्मल तौर पर अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी खौफ और राज में मुब्तला है। इनसे बात करते हैं, बताइएगा। अंदर मेरे पे असला ताना है और मेरे से सारे पैसे ले गए और माल ले गए और इधर आए दिन मेरी इस्लामिया स्कूल के सामने दुकान है, लेकिन ये आए दिन इधर इस रोड पे आए दिन कोई ना कोई डकैती की वारदात सामने आती है। हमारी इंतजामिया से इल्तमास है कि वो इस पर सख्त नोटिस लें और इसकी बिल्कुल सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, अफवा स्कूल में भी डकैती हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? इस तरह हुआ है कि मेरे भाई उधर से आ रहे थे बाइक पे और पीछे से 2 आदमी उधर खड़े थे। उन्होंने पीछे मोटरसाइकिल गा लिए, बिल्कुल घर के सामने आके उन्होंने उन्हें हैंड्स अप कर लिया है। उनके जेब से पैसे वगैरह निकाल के पिस्तौल का बट उनके मुंह पे मारा है, उनका दांत टूट गया है और सब कुछ छीन के ऊपर घर वाले शोर सुन के घर वालों ने ऊपर से झांक के देखा है, उन्होंने शोर वगैरह मचाया, वो भाग गए हैं। और इसके बाद अभी तक कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ कि जी बिल्कुल कोई मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यही सूरत हाल मुजाहिदाबाद की भी है, थाना मंगला, दीना, पिंड अदर खान, जलालपुर शरीफ, सुहावा की भी है। हर तरफ डकैती चोरी की वारदातें हो रही हैं। चंद रोज कबल बैरून मुमालिक से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो थाना मंगला की हदूद में लूट लिया गया, लेकिन उल्टा मुलजमान को गिरफ्तार करने की बजाय थाना मंगला पुलिस ने अपनी हदूद से बचने के लिए, अपने ये वारदात से बचने के लिए हदूद का तयन ही चेंज कर दिया और बोर्ड ही वहां से चेंज कर दिया गया। तमाम वाकयात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो आज न्यूज की स्क्रीन पे जो चल रही है, ये पुलिस के पास भी पहुंच चुकी है, लेकिन ताहाल कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लोग खौफ और रास में मुब्तला है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मुंतखब नुमाइंदे खामोश हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है और लोगों को जो है बेजारों मददगार छोड़ दिया गया है। खानेवाल और मियां चुन्नू में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। सख्त घसीटगी के वाकयात बढ़ गए हैं। इंतजामिया ने कुत्तों के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशरफ गादी से। खानेवाल, कच्चाको और मियां चन्नू समेत दीगर इलाकों में आवारा और पागल कुत्तों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जी अगर मैं बात करूं मियां चन्नू के इलाके जताला टाउन की, तो वहां पर आवारा कुत्तों ने 10 साल अवैध को काटकर शदीद जख्मी कर दी, जिसे रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी के हुकाम को आवारा कुत्तों को तलफ करने की शिकायत बारहा कर चुके हैं, मगर आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसीलिए कुछ मकामात पर शहरी कुत्तों के काटने की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी का भी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं खानेवाल शहर और गिरदोनवा के इलाकों की, तो यहाँ पर भी आवारा और पागल कुत्ते दनाते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी न सिर्फ परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि वो अपने आप को गैर महफूज भी तस्वर करने लगे हैं। ताहम शहरियों ने जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी के हुक्काम से आवारा और पागल कुत्तों को तलफ करने और कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने रायवन मॉडल बाजार के 172 स्टॉल्स के किरायों में फी स्टॉल 2500 रुपए इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। बिल्कुल, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट की जानब से 176 जो स्टॉल हैं उनके किरायाजात जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। 2500 रुपये किराए में इजाफा कर दिया गया है। पहले इन स्टॉल होल्डर का जो किराया था वो 5120 था, जो अब 7520 रुपये किराया कर दिया गया है। इस हवाले से स्टॉल होल्डर परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ महंगाई का तूफान बपा है और दूसरी तरफ ये गरीब ख्वाजा फरोश 2 वक्त की रोटी कमाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। महंगाई का ये दौर है, इतनी परेशानी के आलम में इनका किराया नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा आला काम से मॉडल बाजार के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो इनके पुराने किराए हैं उनसे इनको बहाल किया जाए। कि आपने लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि पहले ही स्टॉल होल्डर जो हैं वो परेशान हैं। कोरोना वायरस के अयाम में, लॉकडाउन के अयाम में इन लोगों ने 3-4 माह का किराया जो है वो अपनी गिरह से जेब से अदा किया है और अब चूंकि हालात जो हैं वो कारोबारी भी इतने बेहतर नहीं है, लोगों ने मुतालबा किया है कि स्टॉल होल्डर के जो पुराना किराया है 5120 रुपये वो बहाल किया जाए ताकि ये लोग अपने बच्चों की रोटी कमा सकें।
मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड पर छापा, इंतजामिया ने मसरूफ तरीन शाहराह पर बनाया गया टैक्सी स्टैंड खाली करवा लिया है। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की कार्रवाई, मसरूफ तरीन कचहरी चौक पर बनाए गए गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड को खत्म करवा दिया। इस टैक्सी स्टैंड की वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हो रहा था। इंतजामिया का कहना है कि गैर कानूनी स्टैंड बनाने वाले अपने इकदाम से बाज रहें, बसूरत दीगर एक्शन होगा। कराची के इलाके बनारस चौक की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर का पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। कराची ट्रैफिक पुलिस का निजाम की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाने का फैसला। सिग्नल्स पर मौजूद अफसरान और अहलकारों को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे। खिलाफ कानून गाड़ियां चलाने वाले शहरी और गैर मुनासिब रवैये रखने वाले अहलकारों सबको मोहतात रहना होगा। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होगा। डीआईजी ट्रैफिक इकबाल डारा ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सिस्टम पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। हम एक प्रोक्यूरमेंट भी कर रहे हैं, बॉडी कैमरास खरीद रहे हैं हम। उसमें ये होगा हमारा एनफोर्समेंट जो स्टाफ होगा उसके पास दे विल बी वेयरिंग कैमरा। जो वो काम कर रहा होगा सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा और इन केस ऑफ कंप्लेंट वी कैन वेरीफाई कि गलती किसकी थी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स और प्रिंटेड ग्लासेस पर जुर्माना बढ़ाने के लिए हुक्काम को खत लिख दिया है। हमने गवर्नमेंट को मूव किया हुआ है केस के इन जराइम की सजा बढ़ाई जाए। वो इंशाल्लाह जल्दी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ 1000 रुपये इस पे चालान फीस है और ये आपके सामने है कि हम फिजिकली इनको रिमूव भी करते हैं। कराची में ट्रैफिक पुलिस के तहत मुख्तलिफ नौइयत की मुहिमात जारी हैं। पहले मरहले में 2600 प्रेशर हॉर्न और 200 नंबर प्लेट्स को जब्त करके जाया किया गया। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। क्वेटा में भी बेहंगम ट्रैफिक ने शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। ट्रैफिक जाम की वजह से शहरी अजियत से दो चार रहते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। बिल्कुल, क्वेटा में इस वक्त जो सबसे गंभीर मसला शहरियों को दरपेश है वो बेहंगम ट्रैफिक का है। और ट्रैफिक जाम का जो मसला है वो सिर्फ किसी एक सड़क पे नहीं बल्कि कोयटा की हर सड़क पे ट्रैफिक जाम नज़र आती है, जिसकी बड़ी वजह तंग व तारीख सड़कें हैं। सड़कों की कुशादगी न होने की वजह से अंदरून शहर तो बिल्कुल ट्रैफिक पे चलना मुहाल हो गया है। आज से तकरीबन 10 या 12 साल या 15 साल पहले कोयटा शहर में लोकल बसेस की जो तादाद थी वो 803 थी, जो घट के अब ट्रैफिक के मसाइल की वजह से सिर्फ 400 तक रह गई है। जो लोकल बसेस जिनमें एक आम आदमी सफ़र करता है उनके लिए आज से 16 साल पहले यहाँ पे ट्रैफिक प्लाज़ा एक बनाने का ऐलान किया गया था, जिसमें तमाम किस्म की पार्किंग की सहूलियात और कसीर उल मंजिला 5 मुकामात पे कोयटा शहर के लिए पार्किंग प्लाज़ा बनाने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन ये मनसूबा गुज़श्ता 15-16 साल से खटाई में पड़ा हुआ है। कोई एक प्लाज़ा भी तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं, बेहंगम ट्रैफिक होती है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगता है। कोयटा से एक आम रूट जो शहर अंदरून शहर से नवाई इलाके बरूरी तक का जो जाता है उसका पहले बस का सफ़र सिर्फ आधे घंटे का रखा गया था, जो अभी पौने 2 घंटे में होने लगा है। इसी तरह रिक्शा में अगर कोई सफ़र करना चाहे तो उसको भी थोड़ी सी एक रोड अगर खुला मिलता है तो दूसरा रोड फुल जाम मिलता है। आजकल चूँकि तालीमी इदारे भी बंद हैं, थोड़ा सा सड़कों पे सुकून है, लेकिन जैसे ही तालीमी इदारे खुलेंगे और छुट्टी के औकात में और स्कूल शुरू होने के औकात में वो गंभीर ट्रैफिक कोयटा शहर पे आ जाएगी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल्स की जहाँ तक बात की जाए वो भी कोयटा शहर की सड़कों पे नहीं है, जो 2 चंद हैं वो भी लोगों को याद ही नहीं रहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी वो करना है। ट्रैफिक एहलकार ही कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पे भी और जहाँ पे नहीं लगे हुए वहाँ पे भी। ट्रैफिक को काम का ये कहना है कि ट्रैफिक की जो नफरी है उनके पास उनकी कमी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करना थोड़ा उनके लिए आसान काम नहीं है। और कोयटा शहर वो वाहिद शहर है जहाँ पे ट्रैफिक ब्यूरो भी कायम नहीं किया गया। ट्रैफिक को काम की तरफ से 1 से ज़ायद मरतबा ये तजावीज़ दी गई कि कोयटा शहर में ट्रैफिक ब्यूरो का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि शहरियों को ट्रैफिक रवान रखने के लिए सहूलियात दी जा सके। लोकल बसेस व ताख़ीर की वजह से मंजिल मकसूद पे पहुँचती हैं और उनकी खड़े होने के लिए कोई मुनासिब जगह ना होने की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
बहरहाल कोयटा की जो बेहंगम ट्रैफिक है वो मसाइल की सर फहरिस्त और पहला मसला कोयटा शहर का यही है, ट्रैफिक का हो गया है। इसके बाद दीगर मसाइल शुरू होते हैं, बिजली और गैस के और दीगर जो मसाइल है वो क्योंकि अपने वक्त में एक महदूद टाइम के लिए होते हैं। सर्दियों में गैस प्रेशर का मसला आ जाता है और गर्मियों में बिजली के बहरान का मसला आ जाता है। लेकिन ट्रैफिक जाम का मसला है, बेहंगम ट्रैफिक का मसला है, इसे हल करने के लिए कोई मुस्बत तरीके से अभी तक काम नहीं हुआ। चंद सड़कों की तोसी का काम जिनमें एयरपोर्ट रोड और सयाब रोड शामिल है वो किया गया, लेकिन अंदरूनी शहर की जो संग तारीख सड़कें हैं वो वैसी की वैसी ही हैं, जिसकी वजह से बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक मुश्किल काम हो गया है। मंशनाबाद में दरियाई सतलज हेड सुलेमानकी में जहरीला पानी आने से हजारों मछलियां मर गई। मरी हुई मछलियां दरिया किनारे पर आने के बाद मछली फरोश भी पहुंच गए और ये मरी हुई मछलियां अब बहावलनगर, मंशनाबाद, मिकलोडगंज और मंडी सादिकगंज की मार्केटों में भी पहुंच गई हैं, जहां ये आवाम को खाने के लिए फरोख्त की जाएंगी। अहले इलाका ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुरीदके में देरीना दुश्मनी पर 5 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरीदके में गुज़श्ता रोज कत्ल होने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गयी। पुलिस ने 5 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान में खावर, हुमायूं, आजम, नदीम और मुनीब शामिल हैं। जहां बक होने वालों में कसाब ग्रुप के सरबरा बाबर रियासत, उसका बेटा, 2 भाई और 2 भतीजे शामिल हैं। 5 अफराद के कत्ल के खिलाफ इलाके में कारोबारी मराकज बंद हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद घर में घुसकर 5 अफराद को कत्ल कर गए थे। चिश्तिया में कमसिन बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुजरिम को अदालत ने 5 बार उम्र कैद और 30 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। 2019 में खान मोहम्मद नामी शख्स ने थाना शहर फरीद सर्कल चिश्तिया में अपनी बेटी के अगवा के बाद ज्यादती करके कत्ल करने की FIR दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने इलाके के 30 लोगों के DNA सैंपल PFSA लाहौर भिजवाए थे। नतीजा आने पर मोहम्मद अजहर व खिजर हसन का DNA सैंपल मैच होने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अजहर का जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 5 बार उम्र कैद और 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर MQM लंदन के टारगेट किलर शाहिद उज़ैर और आसिफ रईस को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कत्ल और असलहे के मुकदमात की समाअत पर MQM लंदन के टारगेट किलर्स पर जुर्म साबित। अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए MQM लंदन के टारगेट किलर मुजरिम शाहिद अजीज और मुजरिम सैयद आसिफ रईस को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में दोनों मुजरिमों को 5-5 साल सजा सुनाई। अदालत ने मुजरिमान पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमान को मजीद 3 साल कैद भुगतना होगी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुजरिमान के खिलाफ 15 गवाहों ने बयान कलमबंद करवाया। मुजरिमान ने 2017 में साबिक UC काउंसलर राशिद को कत्ल किया था। काउंसलर को MQM लंदन की हिदायत पर कत्ल किया गया था। कत्ल और गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज किया गया था। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी बता रहे हैं कि रायविंड के 3 मुआवजात में वाक़िया अरबों रुपए मालियत के 526 कनाल अराजी कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा ली गई है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। आसिफ, बताइएगा ये काबिजीन कौन थे और किन किन इलाकों में ऑपरेशन हुआ है? जी बिल्कुल, ज़राई इंतजामिया ने आज एक बहुत बड़ा जो है ऑपरेशन किया है, जिसमें रायविंड तहसील के 3 मुआवजात हैं, मौजा मोलनवाल और मौजा मराका, और इसी तरह मौजा बाइकोट के जो 12 अफराद थे जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, और तकरीबन 526 कनाल जो अराजी है, जिसकी कमर्शियल अराजी जिसको बताया जा रहा है, उसकी मलियत अरबों रुपए बताई जा रही है, जिसको आज वागदार करवाया गया है। इस ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने की है। उन्होंने कहा है कि रायविंड तहसील को इस हवाले से कब्जा ग्रुप से वागदार करवाया जाएगा और सरकारी अराजी पर जो नजायज काबदीन है उनको वहाँ से उठा फेंकेंगे और ये सरकारी अराजी को वागदार करवाने का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नईम शेख, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कब्जा ग्रुप एक लानत है जिसकी पुष्ट पर साबिक वजीर आजम की हुकूमत खड़ी थी। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं
آپ کو آج سب کے سامنے خاص مبارک دینا چاہتا ہوں. اور پھر آپ کی جو ٹیم ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب, جس طرح آپ نے یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں, میں اس کے لیے خاص آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ جو قبضہ گروپ, جو یہ لعنت ہے قبضہ گروپس کی, غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا, سب سے بچارے جو ہمارے محنت کش بیرون ملک پاکستانی, وہ محنت کر کے بچارے اپنے پیسے جوڑ کے آ کے زمین خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے, اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, اور پھر بے بس ہوتے ہیں لوگ ان طاقتور لوگوں کے سامنے. تو جس طرح میں نے بڑا محل گرتے دیکھا, سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی, جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی, انہوں نے اس کو تحفظ دیا. یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی حکومت. تو سوچیں کہ بیچارے چھوٹے لوگ کیا کریں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے, یہ ہے تبدیلی. پاکستان میں کرپشن کا درجہ بڑھنے سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو تحریک انصاف ارکان پنجاب اسمبلی نے مسترد کر دیا ہے, جبکہ اپوزیشن ارکان نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ارکان اسمبلی نے اس رپورٹ پر کیا رد عمل دیا, یہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تو ان کی تصدیق کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس سے عمران خان صاحب کہتے تھے یہ تو کوئی بڑا ہی ایماندار ادارہ ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس ہیں وہ آ گئی ہیں, تو اب تو یہ حکومت فارغ ہو گئی ہے. آج اسی ادارے نے کی ہے, اور اس پہ عمران خان صاحب کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے یہ ایک شرمندگی کا باعث ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. دیکھیں رپورٹس بھی, بعض اوقات سروے بھی, جو پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی سفر کر رہا ہے مخالفت کے, اور انڈیا اور اسرائیل جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے, تو یہ رپورٹ بھی جو ہے اتھینٹک نہیں ہے. میں اس کو بالکل اس لیے نہیں مانوں گی, یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے, لیکن پاکستان میں بہت سی چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں. کرپشن پہلے تھی, شاید ان کو پہلے سروے کرنے کا اور یہ رپورٹ دینے کا خیال نہیں آیا, لیکن میں اسے ڈس ایگری کرتی ہوں. آج 2021 کے اندر جب ان کی یہ رپورٹ آئی تو پہلے تو شبلی فراز صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے پاس تو سیکرٹ, میں نے تو رپورٹ ہی نہیں پڑھی. پہلے وہ اس کی حمایت کرتے رہے, اس کے بعد جناب شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں, شہباز گل صاحب آتے ہیں, اور عمران خان صاحب خود بھی. آج مجھے بتائیے کہ آج جب آپ کے اوپر کرپشن کا اتنا بڑا چارج لگا کہ پاکستان کی تنزلی ہوگی, آپ 120 سے 124 پہ چلے گئے, تو عمران خان صاحب چور کون ہے؟ کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ہمارے صادق اور امین حکومت جو ہے اس کا پول کھل گیا کہ صادق اور امین حکومت کے اندر جو مافیاز بیٹھے بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے. آپ آئی بی کی رپورٹ کا جھانسا دے کر آپ ہمارے میڈیا کو چپ کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں, آپ اپوزیشن مخالفین کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں میں نے پتہ کرا لیا تھا, سب ٹھیک ہے, لیکن مختلف ادارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں. نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرپشن کے جھوٹے نعرے لگانے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے خود کرپشن کا بادشاہ نکلا. اس نے سچ ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کرپشن کے جھوٹے نعرے لگانے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والا خود کرپشن کا بادشاہ نکلا. اس نے سچ ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہو گیا بریک کا. ویلکم بیک اگین. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر شبلی فراز اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا, جس طرح کے سندھ کے یا باقی ملک کے لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا اور ہمیں یہ اعتماد دیا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. کیونکہ جو حکومتیں یہاں پہ خاص طور پہ آپ کے صوبہ سندھ میں جو حکومتیں ہیں یا رہی ہیں, کیوں کے شہر سے بالکل تقریباً کھنڈرات بنا دیے ہیں. ہم آئے روز وہاں پہ بیٹھ کے اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ سندھ میں
اور کراچی میں دونوں میں کیا حالات ہیں. بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج کس کی، لڑکانہ کی. لڑکانہ کو میں نے دیکھا تو میں سمجھا میں کہ یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی بری حالت، گلیاں پانی رکا ہوا، نہ سیوریج کا سسٹم ہے. تو اگر یہ لڑکانہ کا حال ہے تو پھر باقی تو اس میں زیادہ اس کی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے کہ اس اشرافیہ نے جو کہ سندھ میں حکومت کرتا رہا ہے، عوام کا خون چوستا رہا ہے، جو بھی یہاں پہ جو داستانیں ہیں کرپشن کی وہ اب پورے پاکستان میں مشہور ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو حکومت سندھ ہے اس وقت یہاں پہ، ان کا جو کردار رہا ہے، چاہے وہ کووڈ ہو جس میں کہ انہوں نے بالکل ہماری حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے ایک ایسی لاک ڈاؤن کر دیا جس کی وجہ سے تقریباً ایک معاشی بحران پیدا کر دیا. اسی طرح جب اس کی بات آئی، گندم کی بات آئی، گندم میں اپنی گندم ریلیز نہ کر کے جس طرح سے کہ پورے ملک میں آٹے کا بحران پیدا کیا. اسی طرح ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ کراچی کے بارے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جب انہوں نے وہ پیکج کراچی کا پیکج اناؤنس کیا تو اس میں ہم نے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کون اس میں روڑے اٹکا رہا ہے. اس میں حکومت سندھ روڑے اٹکا رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کے عوام کو، جو کہ ان کے لیے پہلے نہیں ہوا، ابھی کوئی ایک باہر کی حکومت یا جو یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے جو یہ کراچی پیکج آیا وہ کامیاب نہ ہو. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ عوام کے مفادات کے خلاف جاتی ہے صرف اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں کے لیے اور ایک ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے کہ جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف بدنام ہو. تو ایسی نیگیٹو سیاست، منفی سیاست جو کہ بنیادی طور پہ کراچی کے اور سندھ کے عوام کے خلاف جاتی ہے، اس پہ وہ برسر پیکار ہیں. دوسری طرف بنڈل آئیلینڈ کی بات کر لیں آپ. اب بنڈل آئیلینڈ ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ پرائم منسٹر صاحب جس کی کہ پوری ان کی اس کا مرکز ہے، تمام تر توانائیاں انہوں نے بنڈل آئیلینڈ پروجیکٹ پہ بھی لگائی ہیں. اور جس طرح سے حکومت سندھ جس نے پہلے این او سی دیا، پھر ان کو کچھ خیالات آئے اور وہ نہیں چاہتے کبھی وہ ماحولیات کا، یعنی افسوس کی بات ہے کہ سندھ حکومت بھئی ماحولیات کا تو جو کانسیپٹ تھا وہ تو تھا ہی نہیں پہلے. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے جب بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا اور خیبر پختونخوا اور باقی ملک کے علاقوں میں جب یہ درخت کے لیے، ماحولیات کے لیے جتنی اہمیت ماحولیات کو دی، اب اس کے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں کہ جی یہاں پہ مچھروں کا کیا ہوگا، یہاں پہ جو وائلڈ لائف ہے اس کا کیا ہوگا. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری تقلید کرتے ہوئے. وفاقی وزیر شبلی فراز کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی گفتگو کا کچھ حصہ آپ نے آج نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہو گیا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.